Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MA Psychology, काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी एमएपीसी सेकंड ईयर की जो ब्रांच है उसके लिए सेकंड पेपर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चलेगा। पेपर का नाम है असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। इजी पेपर है काफी, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेकंड ईयर के पेपर्स होते हैं ना उसमें अच्छा गैप मिलता है आपको। फर्स्ट ईयर की तरह नहीं होता कि 1 बाय 1 पेपर हो जाए। तो अगर आप एग्जामिनेशन में भी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत आराम से आप सेकंड पेपर को इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं अभी मैं आपको क्विकली दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। ये इजी नोट्स हैं, आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं और आप वीडियो की हेल्प से बेटर समझ पाते हैं, इसलिए लगातार आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम क्यों नहीं बिगिन कर रहे हैं एमपीसी 022। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये सब जो टॉपिक है ये सब कुछ हमें पढ़ने हैं। अप्रॉक्स यहाँ पे 31 और 32 टॉपिक्स होने चाहिए। 31 टॉपिक्स हैं टोटल। 31 टॉपिक्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, उस गैप के हिसाब से तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है जो आपको दो पेपर्स के बीच में मिला है। और वैसे भी ये पेपर काफी सिंपल है, काफी इजी है। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट पहला टॉपिक है। मैं आपको एक बार क्विकली ओवरव्यू करा देती हूँ कि सिर्फ असेसमेंट से ही जुड़े हुए कई सारे टॉपिक हैं जिनको मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि जब अब हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में तो 3-4 जितने भी हम टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। पहला वीडियो है, थोड़ा इसके ब्रीफिंग में भी टाइम जाता है। तो यहाँ पे असेसमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, टेस्ट और साइकोलॉजिकल में असेसमेंट में डिफरेंस क्या है, क्या नीड होती है असेसमेंट की, एरियाज हैं असेसमेंट के। तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो उधर भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैसे कैसे मेथड है। वैसे तो पेपर का नाम ही है, क्योंकि असेसमेंट की ही बात है, तो ये टॉपिक तो चलेगा ही। तो इसीलिए ये टॉपिक जितने भी तरीके से पूछा जा सकता है सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। ओके, ये अपडेटेड नोट्स हैं 2025 में, आप देख रहे हैं इन्हें। और चलिए अब बिना किसी डिले के पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आप देखिए इन इजी नोट्स में हमने क्या किया है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो कि पहला टॉपिक है, जो आपको वहां पे नजर आ रहा था, एक बार फिर से लेकर आऊंगी। इतने टॉपिक हम जस्ट वन टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे, क्योंकि पूछे जाते हैं, असेसमेंट का टॉपिक ही है, पेपर ही है, तो जाहिर सी बात है। तो मैं वापस एक बार आपको कुछ समझाने के लिए ला रही हूँ, जरा देखिए। ये जो आपने देखा है ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये पेज नंबर 5 के बाद 11 पे दूसरा टॉपिक है। तो इतने गैप में ये इतने सारे टॉपिक हैं जो हमको इसमें पढ़ने हैं। तो इसीलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ पाएंगे, दो पढ़ पाएंगे, कितने पढ़ पाएंगे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि एक के ही अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 7 पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। एंड दीज आर नॉट जस्ट पॉइंट, अच्छे खासे टॉपिक्स हैं ये। ओके, तो चलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट से बिगिनिंग करते हैं। वैसे असेसमेंट तो आप सभी जानते हैं, असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन। हम अपनी डेली लाइफ में इवैल्यूएशन करते रहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन जब साइकोलॉजी में करते हैं तो यही असेसमेंट फॉर्मल वे में होता है। असेसमेंट की अगर हम बात करें, आप ये भी लिख सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ फिलहाल, कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट असेसमेंट, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। असेसमेंट जो है वो 2 तरीकों से होता है। एक होता है इनफॉर्मल, जो हम लगातार करते रहते हैं, और दूसरा होता है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट जो होता है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है। इनफॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे आप किसी से बात करते करते उसके बारे में कुछ चीजें फाइंड आउट कर लेंगे तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। फॉर्मल जो होगा वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड होगा, देखिए मैं बोलती हूँ और लिखती हूँ ना, तो ये दो चीजें मुझसे स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। इट्स वेरी वेरी कॉमन फॉर मी। मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ, रुकती हूँ नहीं, साइमल्टेनियस करने लगती हूँ। तो फिलहाल जब फॉर्मल असेसमेंट होता है तो वो बड़ा ही साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक का मतलब हो गया चीजें प्रॉपर वे में चलती हैं, ऑर्डर्ड वे में चलती हैं, तब वो असेसमेंट कहलाता है। ये जो हम साइकोलॉजी में असेसमेंट करते हैं ना, हमारा जो असेसमेंट होता है वो हमेशा ये साइंटिफिक होता है। साइकोलॉजी वाला फॉर्मल होता है, आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये असेसमेंट हमारा साइकोलॉजी में होता है, क्योंकि ये हम जनरल लाइफ में करते हैं, इसकी साइकोलॉजी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम कर भी रहे हैं तो वो हम काउंट नहीं करते साइकोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब किया जाता है तो इसमें हम किसी भी पर्सन के बारे में, उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी पर्सन के बारे में। जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट कोई भी हो वैसे तो, फॉर्मल इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन तो लेंगे ही। ये तो एक छोटा सा स्टेप है जो हमें करना ही करना है, इसके बिना कैसे कोई असेसमेंट हो सकता है। Psychological assessment is the process of gathering and evaluating information about a person's psychological functioning through various tools, test and observation। और जब हम साइकोलॉजिकल वे में करेंगे तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, टूल, ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर आप सामने होते क्लास में तो मैं जरूर आपसे ऐसे पूछती कि आप ही बताइए कि आखिर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है।
इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो साइकोलॉजी में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट करते हैं या केस स्टडीज करते हैं, वो सभी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आप करते हैं। अगर आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं थ्योरी के, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल में शायद आपने सीखा होगा। अगर नहीं भी सीख पाए हैं, इंटर्नशिप में होता है बहुत सारी चीजें, कुछ ना कुछ वे में आपको पता चलता है कि होता तो है ही एटलीस्ट। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड मेथड टू मेजर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए ये भी यही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे मेथड जो होते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड यूज होते हैं, और उससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, इस तरीके की चीजों को हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में मेजर करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग में बहुत ज्यादा एसेंशियल है एंड थेरेपी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ, डायग्नोस साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड डेवलप इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स। वैसे तो मैंने आपसे ये कहा कि असेसमेंट एक मेथड है, हम जानते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, साइंटिफिक होता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इसी से तो हम अपने क्लाइंट की मेंटल हेल्थ का पता लगा पाते हैं, और जब हम पता लगा पाएंगे तभी हम कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस कर पाएंगे, डायग्नोसिस हो पाएगा तभी हम उसके लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान भी बना पाएंगे, राइट? तो इसीलिए जरूरी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज यूज्ड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। देखिए ये हर कोई यूज नहीं कर सकता। जब हमने कहा कि स्ट्रक्चर्ड है, साइंटिफिक है, तो हर पर्सन थोड़ी यूज कर सकता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं टू इवेलुएट एन टू इवेलुएट एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, इमोशनल स्टेट एंड बिहेवियरल पैटर्न। आप लैंग्वेज देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आप इसे जस्ट पढ़ते भी है ना, तो भी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या बातें कही जा रही है। This in assessment involves a systematic approach to gathering, integrating and interpreting information about a person, often using a combination of methods such as interview, observation, self-report, inventories and standardized psychological test। पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? सबसे पहले कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है, इट इज अबाउट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। फिर क्या क्या हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ये सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। क्या इसका बेसिक यूज होता है ये सब चीजों को फाइंड आउट करने में, कि हम उस मेंटल हेल्थ का पता करें, साइकोलॉजिकल कंडीशंस का पता चले, हम ट्रीटमेंट कर पाए। कौन यूज कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करता है जिसकी हेल्प से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल पाते हैं। और कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, जो भी आपने पढ़े हैं वो सब आप जानते हैं, ये सब इसमें यूज होते हैं, जिसकी हेल्प से हम असेसमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल असेसमेंट मीनिंग। अब आता है पर्पस। पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस आप जानते हैं, असेसमेंट का पर्पस साइकोलॉजी में क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में बांट देंगे, पॉइंटर्स बना देंगे। जब हमसे पूछा जाए अगर एग्जामिनेशन में कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पर्पस क्या है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई है मुझे, मैं तुरंत बताते चलूं क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो देखिए वापस ले आती हूँ आपको, ज्यादा दूर तो लेकर नहीं आना है मुझे, यहीं तक लेके आना है। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एज एन इंट्रोडक्शन यूज हो सकते हैं और 3 मार्कर में लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं। जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा कि ये टॉपिक आपको जो लॉन्ग होता है आपका, वो 10 मार्क्स का होता है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट 3 मार्कर में लगा के और फिर आगे कोई क्वेश्चन आपसे जोड़कर क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। यही वजह है कि मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट को ही जो जो मुझे नजर आया, जैसा जैसा मुझे लगा कि ये भी नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने यहाँ पे पहले ही टॉपिक में कवर कर दिया। और मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आज ये एक ही टॉपिक ही करा पाऊंगी आपको, फिर जो भी करूंगी। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि इनमें से किसी भी पॉइंट को आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, ये सोच के कि ये तो छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है। ये खुद साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इतने टॉपिक जोड़ के लॉन्ग नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है कि इसके कोई 2 पॉइंट जुड़ के आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बना दे, कोई 3 पॉइंट जुड़ के आपस में इस तरीके से बना दे। इसीलिए तो हमने इजी नोट्स बनाए हैं और क्वेश्चन आंसर्स आपको फीड नहीं कराए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपको लगेगा यही पढ़ के जाना है, लेकिन इसमें आप अपनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज करेंगे, अपनी भी माइंड की प्रोसेसिंग करेंगे कि कैसे हम एग्जाम में करना है। ठीक है ना? तो चलिए वापस आती हूँ, कहाँ थी मैं? ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसको समझ लीजिएगा। हम पर्पस पे आ चुके हैं कि क्या पर्पस है। तो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट पर्पस तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का हमारा जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम कोई ऐसी तो नहीं सॉल्व हो जाती है ना, उसके भी तो पार्ट्स होते हैं सोल्यूशन के। तो उन्हीं चीजों को हम लिखेंगे। हम पहले क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं किसी पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डेटा गैदर करने के बाद उसको डायग्नोस करते हैं। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में साइकोलॉजिकल असेसमेंट का यूज होता है। ये चीजें तो आपने भी पढ़ी थी, लेकिन उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स बना के अपना आंसर बना रहे हैं। समझिएगा, आप बहुत सारी चीजों को जानते होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। क्या हमने यहाँ पे ये नहीं पढ़ा था?
अभी तो पढ़ा था ये जो प्रोसेस है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज करते हैं किस चीज के लिए, किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को फाइंड आउट करने के लिए, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका पर्पस जो है बेसिकली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को के डायग्नोसिस में यूज हो सकता है, होता ही है। इनफैक्ट जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम होगी मतलब उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है इसकी हेल्प से। अब क्लाइंट की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। बात कुछ अलग नहीं होगी, नई भी नहीं होगी, बस उसको लिखने का तरीका नया होगा और वही चीज आपको समझनी है। तो आप समझ गए कि साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग अंडरस्टैंड करेंगे भाई, केवल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ही तो नहीं फाइंड आउट करेंगे, उससे हमें ये भी पता चलेगा कि उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसी है। उसके बाद हमें उससे ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करने में भी हेल्प मिलेगी, ये भी होगा, राइट। तो ये भी हम करेंगे। फिर कितनी प्रोग्रेस हो पा रही है उसी असेसमेंट से हम पता कर पाएंगे, क्योंकि असेसमेंट कोई एक बार करके छोड़ देने वाली चीज नहीं है। आप टीचर और स्टूडेंट के एग्जाम्पल में बहुत देती हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही टीचर हूँ, और आप जरूर स्टूडेंट तो रहे होंगे, चाहे आप और किसी प्रोफेशन में रहे हो ना रहे हो, लेकिन आप लाइफ टाइम में स्टूडेंट तो रहे होंगे। तो आप ये समझिए कि जब टीचर जो होते हैं वो कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बाद उसका एक बार असेसमेंट करते हैं, फिर ऐसा तो नहीं वो वहीं बंद हो जाता है, उसका आगे भी दोबारा भी असेसमेंट हो सकता है। तो प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हम असेसमेंट को बार बार करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्लाइंट एक्चुअली में कितना उस इफेक्टिवली अपने पाथ पे चल पा रहा है। तो यही आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेरे इजी नोट से आपको कॉपी पेस्ट करके आना है। क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर कह लीजिए चाहे कॉज कह लीजिए। असेसमेंट की हेल्प से हमें प्रॉब्लम के कॉज, रूट कॉज का भी तो पता चलता है। तो जरूरी नहीं आप इस तरीके से लिखें, आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि अभी असेसमेंट से ही पता चलता है ना। जब आप किसी पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कारण जाने बिना तो बात नहीं कर सकते, तो रीजन की तरफ भी जाएंगे, तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या ये भी पता कर सकते हैं कि असेसमेंट से ये भी मालूम चलता है कि कोई प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इफेक्टिव कह सकते हैं, या फिर कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। कोई प्रॉब्लम कितनी चैलेंजिंग है, थ्रेटनिंग है, हार्मफुल है, ये भी हमें असेसमेंट से पता चलता है। तो ये भी चीज हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस करने में भी असेसमेंट का यूज होता है। जैसे अब आप, फिर वही टीचर एग्जाम वाली बात आ जाती है, टीचर का एग्जाम्पल लेने वाली बात आ जाती है कि जब हम किसी भी बच्चे से उसको उसकी शक्तियों की याद दिलाते हैं, उसको उसकी कैपेबिलिटीज की याद दिलाते हैं कि बेटा आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, तो उससे क्या होता है, वो पर्सन, हम ये कर कब पाते हैं, जब उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करके हम उसको उस चीजों के बारे में बताते हैं तो वो बेटर कर पाता है लाइफ में। तो बहुत सारी सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस करने में भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो है वो पॉइंटर्स हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये 6 पॉइंट्स ही होते हैं। आई नो आप साइकोलॉजी में बहुत स्मार्ट हैं आप लोग, आप जानते हैं कि आप इसी तरीके से पॉइंटर्स बढ़ा सकते हैं अगर आपका आंसर जो है वो लंबा आपको करना है तो। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, तो मेथड्स के बारे में तो वैसे फर्स्ट ईयर में भी आप बहुत सारी चीजें पढ़कर आए हुए हैं, तो यहाँ मुझे सेकेंड ईयर में पढ़ाने में ये अच्छा लगता है कि मैं मान के चलती हूँ कि आप जीरो पे तो नहीं है। जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाती हूँ तो मान ही लेती हूँ कि जीरो पर है, चाहे ना भी हो तब भी, लेकिन यहाँ पे मैं मानती ही नहीं हूँ कि आप जीरो पर है, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, एक तो इंटरव्यू के बिना कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन ये इंटरव्यू क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यू है, इसको हम क्लिनिकल इंटरव्यू कहेंगे, क्योंकि ये कोई भी ऐसा चलता फिरता इंटरव्यू नहीं है। जैसे इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने कई बार बताया, इंटरव्यू कई तरीके से लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम जो क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं वो एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल टूल है। क्लिनिकल इंटरव्यू, इसमें हम क्या करते हैं, जो काउंसलर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को तो गैदर करते हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी चीजों को डिटेल में लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वे में, एक पैटर्न वे में चलते हैं और उस इंटरव्यू की हेल्प से आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो पहला मेथड हो गया क्लिनिकल इंटरव्यू। फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, किसी भी तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। टेस्ट किसी भी तरीके का मतलब हो गया स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हो सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे कुछ टेस्ट आते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, जिनकी हेल्प से हम किसी पर्सन के प्रॉब्लम के रिलेटेड, अब जो भी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से काम होगा। अगर असेसमेंट पर्सनालिटी के रिगार्डिंग चल रहा है तो कोई पर्सनालिटी इन्वेंटरी यूज की जाएगी। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है तो कोई ऐसा डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाएगा टेस्ट जो उससे रिलेटेड होगा। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे टेस्ट हो जिनमें हम किसी पर्सन की अनकॉन्शियस से चीजें निकालना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें निकालना चाहते हैं जो हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, इनडायरेक्ट हमें जरूरत पड़ सकती है, तो उस तरीके से प्रोजेक्टिव टेस्ट भी यूज हो सकते हैं। कोई बिहेवियरल असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे उसका ऑब्जर्वेशन करके, उससे इंटरेक्शन करके, उसकी बातों को नोटिस करके, तो उसके बिहेवियर के थ्रू, क्योंकि कई बार हमारे सामने क्लाइंट्स ऐसे आते हैं उनके बिहेवियर से ही बहुत सारी चीजें पता चल रही होती हैं। और फिर ये भी बात है कि जो काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं बिहेवियर को देख के, तो बिहेवियरल असेसमेंट भी हो सकता है।
सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर्स भी हो सकते हैं, मतलब आपने जितने भी सुने हैं ना, या मेरी क्लासेस में मेरे मुंह से सुने हैं या आपने पढ़े हैं, वो सभी टाइप के चीजें जो असेसमेंट के अंदर यूज होती हैं, जितने भी टाइप के आपने पढ़े हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर आपने पढ़े हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर क्या होते हैं? जिसमें खुद पर्सन अपनी रिपोर्ट देता है, ऐसे क्वेश्चनायर जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो सेल्फ रिपोर्ट हो गया। और इसकी हेल्प से भी हम पर्सन के बहुत सारे थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर के बारे में पता कर पाते हैं। फिर है साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स। कुछ ऐसे मेजरमेंट भी हो सकते हैं जैसे कि जिसमें हमें पर्सन के फिजियोलॉजिकल स्टेट से रिलेट करना होता है उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा किसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में है, लंबे समय से बीमारी में जूझ रहा है, तो उससे भी उसकी मेंटल स्टेट पे फर्क आ सकता है। तो ऐसे में हो सकता है हमें कुछ ऐसे भी टेस्ट करने पड़ जाएं, पर वो हम खुद नहीं करते, जाहिर सी बात है। हम किसी का ब्लड निकाल के ब्लड का टेस्ट तो करना शुरू नहीं कर देंगे, तो वो हमारा एक तरीका हो गया कि हम उसको एक थर्ड पार्टी की तरह से यूज करके करेंगे। फिलहाल वो मेजरमेंट भी हमें करने पड़ सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कौन कौन से मेथड हैं जो हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या हो गए? अब कंपोनेंट्स वही होंगे जो, अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि आपको लगेगा ये तो सब चीजें वही हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग बदली है सिर्फ। मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि एग्जाम में होता क्या है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि मैम वो तो कंपोनेंट्स आया था, वो तो टॉपिक उसमें था ही नहीं जो आपने पढ़ाया। ये आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को मिक्सी में डाल के थोड़ा चलाना है कि कैसे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कंपोनेंट्स अगर पूछे जा रहे हैं तो कंपोनेंट्स वो होंगे जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट बनाते होंगे। अब वो कैसे होंगे आप देख सकते हैं। ये सारे ही जो मेथड हैं आप पढ़ चुके हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, अभी तो बताए हैं मैंने, कोई पुरानी बात भी नहीं है। और मैंने इन्हें इसीलिए यहाँ पे कॉपी करके करा है जिसमें आपको समझा सकूं कि यही आपको एज अ कंपोनेंट भी लिखने हैं अगर आ जाते हैं तो। ठीक है, इससे हमारा ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है। अब है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं। क्या साइकोलॉजिकल असेसमेंट इतना परफेक्ट होता है कि जब हम करते हैं किसी भी पर्सन का साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो सब कुछ बेस्ट चलता है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो क्या होगा, वहां पे कुछ एरर्स भी हो सकती है। अब वो एरर्स कौन कौन सी एरर्स हो सकती है? सबसे पहले तो कुछ ऐसी बायसेस हो सकती हैं, स्टीरियोटाइपिंग्स हो सकती हैं जो किसी पर्सन की तरफ से, मतलब इवेल्युएटर की तरफ से हो सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक तो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, हालांकि साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, काउंसलर्स की तरफ से ये बायसेस इतने हाई नहीं होते हैं, जनरली होते हैं, क्योंकि वो तो ये सब चीजें सीख के आते हैं कि उनको एथिक्स फॉलो करने हैं, उन्हें बायसनेस नहीं करनी है कि मेरा फ्रेंड आया है तो मुझे सब पॉजिटिव सोचना है, या मेरा रिश्तेदार आया है तो मुझे बहुत चीजें उसके बारे में उस तरीके से देखनी है, या फिर कोई अननोन है तो वैसा नहीं। वो बहुत ही अनबायस्ड होकर चीजों को करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो ह्यूमन बीइंग, तो मिस्टेक्स तो हो ही सकती हैं। तो वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो यहाँ पे हमें इवेल्युएटर की तरफ से देखने को मिल सकती है? Assessors may unconsciously bring their own biases into the evaluation, influenced by the client's ethnicity, gender, age और socio-economic status. कुछ चीजें हमारी पर्सनैलिटी का परमानेंट पार्ट हो सकती हैं। हम कितना भी ये कह लें कि नहीं, मैं किसी भी पर्सन को उसके जेंडर के बेसिस पर नहीं इवेल्युएट करता, मैं किसी को उसकी कास्ट के बेसिस पे नहीं करता, लेकिन हम ये ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन किसी भी पर्सन में ऐसा होने की पॉसिबिलिटी फिर भी रह जाती है कुछ %। तो ऐसे जो भी पॉइंट्स होंगे, वो बायसेस जो होंगे वो उस रिजल्ट को अफेक्ट कर देंगे। अगर बायसनेस हो गई है गलती से भी तो अफेक्ट करेंगे। तो इस ऐसा नहीं कि एरर होगी या हो ही नहीं सकती, चांसेस हैं। हम सिंपल सी बात ये जानते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ बायसेस एंड स्टीरियोटाइपिंग्स फ्रॉम द साइड ऑफ द काउंसलर्स। ओके, तो यही चीज है कि ये जो रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर देते हैं। कल्चरल बायसेस हो सकते हैं। कल्चरल बायसेस में इन पर्टिकुलर क्या आता है, वो टेस्ट कल्चरल के हिसाब से नहीं बने होते हैं, उनमें कल्चर बायस हो जाता है। जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा कल्चर बायसनेस होती है। अगर आप मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल में आपने एक ऐसा टेस्ट अप्लाई किया है जो कि बंगाली में आपने बनाया है, मतलब बंगाली में वो टेस्ट है, आपने नहीं बनाया, बंगाली में वो टेस्ट है। अब आप उस बंगाली टेस्ट को लेकर अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाएंगे तो वहां पर आप इस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो टेस्ट जो है बायसनेस क्रिएट कर देगा। या तो जो पर्सन है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, और या फिर वो करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है। अगर टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है तो उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का इश्यू हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी एक ही मेथड पर हम बहुत ज्यादा रिलाय हो जाएं कि हमें तो यही ऑब्जर्वेशन ही सबसे अच्छा लग रहा है, बस ऑब्जर्व ही कर करके हम डिटेल्स बनाएंगे और उसी के हिसाब से करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी एक टेस्ट के अंदर एक असेसमेंट के अंदर डिफरेंट टेस्ट यूज होने चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी जो है क्लैरिटी बनी रहे। कंफर्मेशन बायस ये भी हो सकता है कि जो
जब जो असेसर्स होते हैं, जो असेसमेंट करते हैं, वो किसी एक रिजल्ट पर इतना स्टिक रहें कि वो मूव ना करें, चेंज ना करें, वो उसी के हिसाब से चले कि नहीं हमने तो ये हाइपोथेसिस बनाई है और जो रिजल्ट्स आ भी रहे हैं वो ट्रू नहीं है, तो उनकी तरफ से होने वाली इस तरीके की बायस भी हो सकती है। कोई टेस्ट एंजाइटी रिस्पॉन्स बायस भी हो सकता है। जब हम कोई सेल्फ रिपोर्ट लेते हैं किसी पर्सन से, हो सकता है वो सोशल डिजायरेबिलिटी की प्रॉब्लम कर दे, वो इस तरीके के आंसर्स कर दे, तो कई बार रिस्पॉन्स बायसेस भी क्रिएट हो जाते हैं। टेस्ट एंजाइटी में ऑल्सो इम्पैक्ट अ क्लाइंट्स परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन टेस्ट अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, राइट। तो ये भी एक तरीके का बायस हो जाता है। तो इन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम उन बायसनेस को होने ना दें अपनी तरफ से। अब असेसमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं? प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया इन चीजों का किसी भी टेस्ट में होना जरूरी है। असेसमेंट करते वक्त ध्यान देने वाली बातें, ऐसे समझिए कि असेसमेंट करते वक्त वो कौन कौन सी चीजें हैं जो चाहे टेस्ट की फॉर्म में दिखें, चाहे हमारे बिहेवियर की फॉर्म में दिखें, वो टेस्ट पूरे हमारे असेसमेंट के अंदर फॉलो होनी चाहिए रूल्स की तरह से। तो जब भी हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं असेसमेंट में, उस असेसमेंट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जब ऑब्जेक्टिविटी होगी तो जितने भी बायसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऑलरेडी आप जानते हो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, लेकिन फिर भी समझाऊंगी मैं भी। देखिए, जब हम कोई आपको एमसीक्यू देते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप कोई एक ही आंसर उसमें टिक करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको वही क्वेश्चन इलेबोरेटिव वे में दे दिया जाए तो आप ये सोचेंगे कि कॉपी भर दूं, जैसे एग्जामिनेशन में होता है, बच्चे कहते हैं ना कि कॉपी कहाँ तक भर के आनी है, बिल्कुल लास्ट पेज तक भर के आनी है, वही वाली ये बात है। तो जब ऑब्जेक्टिविटी होगी, तो जब उसका असेसमेंट होगा तो वही चीज होगी। अगर 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो चाहे वो मैं असेसमेंट करूं, चाहे आपके नेबर असेसमेंट करें, कोई भी करें, अगर उन्हें आंसर पता है तो वो उसी आंसर को राइट कहेंगे और रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो हर पर्सन का, वहां पे असेसर का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। मुझे लगेगा अरे वाह, मैंने तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, इसने तो कोट से बिगनिंग करी है, बड़ा अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, 2-3 डेफिनेशन भी डाली है। दूसरा पर्सन सोच सकता है अरे वाह, इसने तो इसको जो है वो वर्ड लिमिट के अंदर ही रखा है, तो बहुत अच्छा है। तीसरा पर्सन सोच सकता है ये तो बहुत ज्यादा लिख दिया, इतनी की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे पर्सन की जो अपनी असेसर के जो अपने बायसेस हैं वो वर्क करने शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो टेस्ट है वो वही मेजर करे जिसके लिए उसको बनाया गया है, जो टेस्ट है। दिस मीन्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स एंड टूल्स वैलिडेटेड थ्रू रिसर्च। तो जो स्टैंडर्ड वे में हमें चलना है वो हम ऑब्जेक्टिविटी का अगर फॉलो हो रहा है असेसमेंट में तो उसको बेटर बनाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम उसके स्कोर्स निकालें तो वो तभी उतने ही निकल कर आए जो उसमें होने चाहिए। द असेसमेंट प्रोसेस शुड यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर टाइम और अक्रॉस डिफरेंट असेसर्स। जो रिलायबिलिटी है वो भी वैलिडिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से जुड़ी है। कैसे? जब मैंने आपको ये बताया, मैं एक्चुअली आपको रिलायबिलिटी भी बता दिया साथ में, पर बोला नहीं है बात को। जब आपको आपके एमसीक्यू को किसी भी पर्सन ने इवैल्यूएट किया तो उसने राइट को ही राइट कहा, चाहे हमने उसको आंसर की क्यों ना दियो उसको चेक करने के लिए। तो इससे रिलायबिलिटी भी बन गई, यानी वो क्वेश्चन जो है वो रिलायबल है, इस हिसाब से उसको फ्रेम किया गया है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव था वो भाई किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा है, तो इस हिसाब से वो चेंज हो गया। वैलिडिटी, दिस रेफर्स टू हाउ वेल एन असेसमेंट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। कितने अच्छे से वो मेजर कर पाता है, जिस पर्पस से उसको बनाया है, क्या वो अपने पर्पस को, असेसमेंट का जो टूल है वो पूरा कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तब तो वो वैलिड है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो नहीं है। जैसे अगर आपके फोन की आउटगोइंग बंद हो जाती है, या ऐसे बोल सकते हैं वैलिडिटी ओवर हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, जो जिस पर्पस से आपका सिम है वो काम ही नहीं करता, ना उसका नेटवर्क कैच करता है, ना वो कॉल आउटसाइड लगा सकता है, तो इसका मतलब उसकी वैलिडिटी ओवर हो गई है। तो जिस काम के लिए जो चीज है, अगर वो उस काम को कर रही है तो वो वैलिड है, उसके अंदर वैलिडिटी है। और अगर वो जिस पर्पस से उसको बनाया गया है वो वही चीज नहीं मेजर कर पा रही है, तो वो वैलिडिटी उसकी लो हो सकती है, या कम हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे अगर हमने एक ऐसा क्वेश्चन आयर बनाया है जिसमें हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन है, पर हमें क्या मेजर करना था, हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें करनी थी, तो इस टेस्ट की वैलिडिटी 0 है, क्योंकि ये टेस्ट तो हिंदी के लिटरेचर के बारे में पूछ रहा है, ये मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। सब समझ गए होंगे आप कि जो जिसका काम है वो काम कर रहा है तो वो वैलिड है, वरना नहीं। फेयरनेस, कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, एक्सेसिबल टू डाइवर्स पॉपुलेशन एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। जो टेस्ट है वो पहली बार में ऐसा बनाया जाए कि वो ना उसमें लैंग्वेज का बैरियर हो, ना उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आए कि वो किसी भी तरीके की बायसनेस क्रिएट कर सके। यूटिलिटी, द असेसमेंट शुड सर्व अ प्रैक्टिकल पर्पस वेदर फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग, एजुकेशनल प्लेसमेंट। जिस भी चीज के लिए उसको बनाया जाए वो पर्पस को वो फॉलो करे। एथिकल कंसिडरेशन जरूर होने चाहिए। और हमारा अभी टॉपिक 1 ही चल रहा है,
जिसमें मुझे तो ब्रेक लेने की रिक्वायरमेंट हो ही गई है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ असेसमेंट पे हम आ गए हैं कि जब असेसमेंट का प्रोसेस हम करते हैं तो क्या क्या चीजें चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल कंसल्टेशन होता है। इसको कोई कवर करके आगे करती हूँ तो आप रीड करिएगा थोड़ा सा, कि जब असेसमेंट का प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस चलती हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल कंसल्टेशन, जहाँ पे हम पहले क्लैरिफिकेशन लेते हैं, क्लैरिफिकेशन पर्पस को क्लियर करते हैं। द असेसर मीट्स विद द क्लाइंट और रेलेवेंट पार्टीज टू एस्टैब्लिश अ रीजन फॉर असेसमेंट। किस लिए असेसमेंट होना है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टीचर्स कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, कोई और इशू है न्यूरो डेवलपमेंटल। तो उस केस में हम पहले उस पर्पस को क्लैरिफाई करते हैं कि वो किस पर्पस से हमसे मिलना चाहते हैं, जो अपने स्टूडेंट का असेसमेंट कराना चाहते हैं वो किस बारे में है, किस चीज के बारे में है। तो पहले पर्पस क्लियर होता है। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज के लिए हमारे पास लेकर आए, कोई सीजोफ्रेनिया का पेशेंट ले आए तो हम उन्हें मेडिसिन नहीं दे सकते, मैं उन्हें मेडिसिन दे नहीं सकती, तो वहां पर यहाँ पर जो है वो स्टॉप लग जाएगा, उसके आगे की हम बात नहीं कर सकते। डायग्नोसिस कर सकते हैं, मेडिसिन नहीं दे सकते। फिर इसके बाद हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं कि जो पर्सन हमसे ये असेसमेंट कराना चाह रहा है उस वो राजी है, वो ऐसा करना चाह रहा है, आप लोग क्विकली प्रिपरेशन पर आइए। और मुझे छोटे से ब्रेक की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, तो मैं तो ब्रेक लूंगी ही लूंगी, क्योंकि मुझे लगभग अभी हमारा जो वीडियो है वो 26 मिनट्स का तो हो ही गया है। तो देखते हैं आज पहले ही टॉपिक पर हम शायद रह जाएं। ऑल राइट, मैं आ जाती हूँ वापस क्लास में। हाँ, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमने ले ली कि जो पर्सन है उससे हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से वो राजी है या नहीं है, जो भी है। प्रिपरेशन करेंगे, अब राजी हो गया, एग्रीमेंट हमें मिल गया, इसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। हम टूल्स को चूज करेंगे बेस्ड ऑन की प्रॉब्लम क्या है। आपको जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से असेसमेंट करना होगा, तो उस हिसाब से टूल्स को चूज किया जाएगा। और उसी के लिए हम एक एनवायरमेंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जब हम उसके साथ उस टूल को उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो उस एनवायरमेंट से पहले फेमिलियर होना चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रिपेयर करना जरूरी है। जैसे कि जब आप किसी नए सॉन्ग पे डांस करने की प्रैक्टिस करते हैं तो पहले आराम से सॉन्ग को सुनते हैं, बीट्स को सुनते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं। जब तक आप उस म्यूजिक से फेमिलियर नहीं होंगे ना माइंड में, आप डांस शुरू भी नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से एनवायरमेंट को प्रिपेयर करना जरूरी होता है पर्सन के लिए। अब एनवायरमेंट सेट हो गया, पर्सन सेट हो गया, अब हम उससे डेटा का कलेक्शन करेंगे। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए भी हम मेथड्स यूज करेंगे कई सारे। जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं है कि वो हमें बताता चला जाएगा डायरेक्ट। हो सकता है इंटरव्यू अप्लाई करें, कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट अप्लाई करें, ऑब्जर्वेशन करें, वो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेथड जो हमने ऊपर पढ़े थे उनमें से कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। जब डेटा का कलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद उसका एनालिसिस शुरू होगा, स्कोरिंग करेंगे। अगर हमने कोई रिटन में टेस्ट लिया है तो उसकी स्कोरिंग करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और उनको आपस में इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं। अब हमने कोई ना कोई हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की होगी, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम आगे डेटा से उसको रिलेट करते हुए चलेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या जो भी इशू है वो हमारे DSM-5 या ICD-10 से कनेक्ट हो रहा है, कैसे चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। लास्ट में फीडबैक और रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब फीडबैक का सेशन चलेगा कि क्या क्या चीजें रही, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। और एक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, मतलब जिस तरीके से आप जैसे ब्लड का सैंपल देके आते हैं ना पैथोलॉजी में, तो वो आपको एक रिपोर्ट देते हैं उसकी बना के, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक रिपोर्ट बनती है जिसमें लिखा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं, क्या नहीं है। केस स्टडी में भी आप इन चीजों को देखते हैं। फिर फॉलो अप करते हैं। कई बार हो सकता है कि जो पर्सन है उसको फॉलो अप की जरूरत हो और फॉलो अप करते रहते हैं। मैंने आपके फर्स्ट पेपर में भी चीज समझाई थी कि फॉलो अप जरूरी क्यों होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। ये अभी हमने लगभग 30 मिनट्स अप्रॉक्स में केवल अभी हमने फर्स्ट ही टॉपिक को कवर किया, लेकिन आप ये समझ तो रहे होंगे कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसको मैथमेटिकली काउंट मत करिए, और मैथमेटिकली काउंट भी करेंगे तो फिर भी हमने 7 टॉपिक्स करे ही हैं। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के डिफरेंसेस को समझने में। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट से जुड़ा है, ये बहुत पूछा जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और असेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए, पहले समझिएगा कि दो बातें हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हो सकता है आपसे क्वेश्चन 6 मार्कर में पूछा जाए, वहां पर अगर आप टेबल बना देंगे तो चलेगा, आप टेबल में लेफ्ट राइट पॉइंटर्स बना सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा पॉइंटर्स बनाने के लिए ज्यादा ग्राउंड्स चाहिए। एक ही बात को तो 4 बार नहीं लिखेंगे ना, आपको अलग अलग पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप क्या करेंगे, आप डिटेलिंग में लिख सकते हैं, अच्छे खासा आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन दोनों को कैटेगराइज कर दीजिए, स्कोप दोनों को कैटेगराइज कर दीजिए, उसके बाद पर्पस दोनों को कैटेगराइज कर दीजिए, मेथड। तो ये भी एक तरीका अच्छा होता है। जब आपको लगे कि मुझे तो ज्यादा लिखना है या ज्यादा मार्कर में पूछा गया है,
तो 10 मार्कर में आपको ऐसे सेग्रीगेशन करके टेबल बना के लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे पॉइंटर्स कम पड़ जाते हैं लिखने के लिए। आपने पहली लाइन में लिख दिया कि दिस हैपेंस ड्यू टू दिस, फिर आपने लिख दिया इधर दिस हैपेंस ड्यू टू दिस, अब आपको वो पॉइंट खत्म आपका, आपने तो एक लाइन में उस बात को खत्म कर दिया, तो अब आप डेटा कहाँ से लेकर आएंगे? तो अपने डेटा को बढ़ाने के लिए ये दूसरा तरीका है। आपने देखा भी होगा, मैंने नोट्स में बहुत जगह पर इस तरीके से किया है, मैं तो इंटेंशनली करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे डेटा को की लेंथ को बढ़ाना है, अपने आंसर की लेंथ को बढ़ाना है। तो ये चीजें आप भी सीख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे अपने आंसर को स्मार्टली आपको एग्जाम में खेलना है उससे। तो फिलहाल डेफिनेशन के बेसिस पर हम दोनों को समझ लेते हैं, यहाँ से समझ भी लेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और असेसमेंट का पहला डिफरेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्ट्रक्चर्ड टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इसलिए डिजाइन किया जाता है कि हम किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल वेरिएबल को मेजर कर सकें। वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, किसी की पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट हो, राइट, कोई कॉग्निटिव एबिलिटी हो, कोई इमोशनल स्टेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये किस लिए डिजाइन किया जाता है? टू मेजर स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल वेरिएबल ट्रेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें ज्यादातर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं एंड इज टिपिकली क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में डेटा निकल कर आता है, नंबर्स में डेटा निकल कर आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। जब असेसमेंट करते हैं, ये एक ब्रॉडर प्रोसेस है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, और हम अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, डायग्नोस मेंटल हेल्थ इशू एंड गाइड ट्रीटमेंट एंड प्लानिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो एक बड़ी टर्म है। आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक बड़ी टर्म है, खुद इसके अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। आपने अभी अभी तो पढ़ा है, आपने देखा बहुत सारे टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। तो एक चीज ये कि समझ में आ रही है कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो खुद एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट तो यूज होते हैं, पर साइकोलॉजिकल टेस्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं अगर हमें बताना है, वो टूल्स होते हैं जिससे हम कोई एक किसी भी एक एस्पेक्ट को या मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर कर पाते हैं, और ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक पार्ट होता है। क्लियर? पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन के बेसिस पे आप समझ गए। स्कोप की बात करें, जो भी चीज आगे पॉइंटर्स में चलेगी उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट एक बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, और टेस्ट एक सब टर्म हो गई उसकी, तो उसी हिसाब से सब चीजें चलेंगी। यानी कि जब स्कोप की बात करेंगे तो स्कोप का मतलब ये हो गया कि जो टेस्ट हैं वो किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मतलब अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करें, आईक्यू टेस्ट अप्लाई करें, तो आपको उससे इंटेलिजेंस स्कोर मिलेंगे, आईक्यू स्कोर्स मिलेंगे, तो आप उतने तक ही सीमित हैं, उसी चीज को लेकर आप वर्क करेंगे। अब सीमित का मतलब ये नहीं कि वो इतना छोटा होता है कि उसमें हम बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं, बहुत टू द पॉइंट नहीं होते हैं, होते उसके भी डायमेंशन अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा है तो कोई तो चीज छोटी होगी और कोई तो बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? ये एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे, क्योंकि मेथड्स को फॉलो करते हैं, तो जब हम ज्यादा मेथड्स फॉलो करेंगे, मल्टीपल टास्क करेंगे, तो डेटा भी इंटीग्रेट होगा, तो बातें भी ज्यादा होंगी, तो ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा होंगे, तो रिजल्ट्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो कुल मिला के, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर पाते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को मेजर करते हैं वन टाइम। अगर आप आईक्यू का टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये मत सोचिए साथ में क्रिएटिविटी का भी पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बैटरी टेस्ट जो होते हैं उनको जब हम करते हैं तो उनमें हमें कई सारे मल्टीपल चीजों का पता चल सकता है। फिर बातें, फिर मैं डीपर में जाऊंगी तो फिर मैं बहुत आगे आपको लेके चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए कि जब हम एक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस टेस्ट से कुछ एक ही टाइप का, जिसके लिए उसको बनाया गया है, वही मेजर हो रहा होगा। लेकिन असेसमेंट एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेस्ट उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पर्पस। दोनों का पर्पस क्या क्या होगा? पर्पस भी काफी हद तक उससे स्कोप से मैच करेगा कि जब जो इसका पर्पस है वो ये है कि कोई कुछ मेजर करना या क्वांटिफाई करना एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक। जैसे डिप्रेशन स्केल से आप इमोशनल स्टेट को ही पता कर पाएंगे, है ना। लेकिन साइकोलॉजिकल असेसमेंट में अगेन वही चीज है, बार बार आ रही है कि मोर इन डेप्थ इवेल्युएशन हो पाता है क्लाइंट का। अब जब आप इस तरीके से डिवीजन करके लिखते हैं ना आंसर, तो आप ये पॉइंट को यहाँ और इस पॉइंट को यहाँ लिख देते, लेकिन जब आप ज्यादा मार्क्स में लिख रहे हैं तो वही आप बढ़ा के कंटेंट लिख सकते हैं। मेथड्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है? टिपिकली यूज स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इसका अपना एक फॉर्मेट होता है और एक पर्टिकुलर टेस्ट एक चीज को असेस करने के लिए बनता है। लेकिन असेसमेंट के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जो बात अभी हम कर रहे थे, ये तो खुद ही डिफरेंट टूल्स का या डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है
लेकिन ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करता है और एक टेस्ट एक ही चीज के बारे में चलता है। समझ में तो आ रहा होगा आपको, मैं अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ आ रहा होगा, जब मुझे कई बार खुद ही समझ में आ जाता है कि आपको समझ आ रहा होगा। आउटकम की बात करें तो अभी वही चीजें थोड़ा सा मल्टीपल वे में लिखी जा रही हैं। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है, जैसे आईक्यू है तो आईक्यू मिल गया, या जो भी है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल है तो उसका कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एक ब्रॉडर इंसाइट मिलती है हमें, एक प्रॉपर विजन मिलता है किसी चीज के बारे में, डीपर हम वहां पे जाते हैं और हमें मेंटल हेल्थ, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिकमेंडेशन, बहुत सारी चीजों का कलेक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम टू द पॉइंट होते हैं। ओके, तो अगर समराइज करें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ही एक कंपोनेंट है। ये बात हमने शुरू में ही कर ली थी, जो ये बात यहाँ पे हमने समराइज करने में लिखी है, और आइडियली हमें समराइज ही करने में लिखनी चाहिए, क्योंकि जब हमने इतना कुछ बताया तभी तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, तभी तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि ये इसका एक पार्ट होता है। तो शुरू में हम कैसे कह देते, हालांकि मुझे तो आपको बताना ही है, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे लास्ट में। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्री रिक्विसाइट्स फॉर असेसमेंट। तो अब मेरा मूड बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को फर्दर कवर करने का, क्योंकि आज आप असेसमेंट के बारे में सुन सुन के थक भी सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वैसे तो मैं देख लेती हूँ एक बार, लेकिन नहीं, मुझे लगता है नेक्स्ट में ही कवर करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो 22 का पेपर स्टार्ट हुआ है, अगर इसके वीडियोज नंबर ज़्यादा भी होंगे तो मेरे माइंड में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुझे पता है कि पेपर 1 और 2 के बीच हमेशा ही गैप ज़्यादा होता है, हमेशा। तो अगर आप एग्जाम्स में भी पढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ वीडियोस का टेंशन इस बार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को सोच के चलती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं कि क्या क्या आपकी नीड्स हो सकती है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो चलिए फिलहाल अब आज तो वीडियो यही खत्म करते हैं, थर्ड टॉपिक से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में, और देखते हैं कितने वीडियोस में हम इसे कवर करते हैं। फिलहाल चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सी यू सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।